नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 3 अक्टूबर को 3 महत्वपूर्ण बयान और इसके बाद से लगातार अटकलें शुरू। वैसे 4 अक्टूबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी एक बयान आया जो वायरल है और उसमें भी उन्होंने लगभग वही संकेत दिया है जो 3 बयानों से हमें मिल रहा था। चलिए एस जयशंकर के बयान पर इसके बाद आते हैं, लेकिन 3 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का बयान आया और वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह का बयान भी आया। राजनाथ सिंह साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब भी भारत के गौरव और सम्मान की बात आएगी, देश कभी समझौता नहीं करेगा। भारत अपनी एकता और अखंडता की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर किसी भी सीमा को पार कर जाएगा। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कहा? जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 1 में संयम रखा है, अब की बार भारत ये संयम नहीं रखेगा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ इस तरह की कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे भूगोल में रहना है या नहीं। अगर पाकिस्तान को भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसे अब आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करना होगा। वायुसेना प्रमुख ने क्या कहा? एपी सिंह साहब ने, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के करीब 12 से 13 विमान तबाह किए गए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उसको जमीन पर तबाह किया। ये विमान पाकिस्तान के एयरबेस और हैंगर पर खड़े हुए थे, यानी इनको 5 विमानों को और एक C-130 को हवा में नष्ट किया और जो बाकी के हैं उनको जमीन पर, जहां वो हैंगर में मरम्मत वगैरह के लिए खड़े हुए थे। वैसे पाकिस्तान की सेना की तरफ से भी इसका जवाब आया है 5 अक्टूबर की देर रात, और उसने कहा है कि विनाश दोनों ओर का होगा। पाकिस्तानी सेना हिचकिचाएगी नहीं और अगर इधर तबाही हुई, यानी पाकिस्तान में तबाही हुई, तो तबाही भारत की तरफ भी होगी। यानी एक बार फिर पाकिस्तान ने परमाणु बम की बंदर घुड़की दी है। इस पर बाद में आते हैं, लेकिन जरा सुन लेते हैं 4 अक्टूबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो बयान वायरल हुआ वो क्या है। And because you asked me about POK, I'll answer that very directly. Look, forget I will come to POK for a moment. Take even 370. People just assume 370 cannot be changed, and that this is something we just have to accept, because the politics of the day had driven it very deeply into public consciousness. Now we see, once we change it, then the entire ground situation changes. So all I can say with respect to POK, that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. But I do want to say one thing. I didn't used to get people ask us about this 10 years ago or even 5 years ago. It is when we have done, when we have put 370 to rest, now people understand, yes, the POK is also important. So
what has happened today is because we have, finally taken the right decision on 370, I think in the minds of our own people today, the POK issue has come to the front of their thinking. And as they say, before the first prerequisite for something happening is first it must be in your thoughts. Once it is in your thoughts, the rest will certainly happen at some point. And last question, ये एस जयशंकर साहब का बयान जो वायरल हुआ और जिसको लेकर के ये अटकलें फिर से लगनी शुरू हो गई कि देखिए रक्षा मंत्री, थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना प्रमुख, वो जो कह रहे थे उसी तरफ इशारा अब कर रहे हैं एस जयशंकर। पर हमें नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भी संबोधित करते हुए पीओके का जिक्र किया था। सुन लेते हैं। our assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. अभी बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। कुछ महीने पहले की बात है। पाकिस्तान के एक पत्रकार थे, शायद नाम था उनका निसार करके, वॉशिंगटन में थे विदेश मंत्री एस जयशंकर, जहां तक मुझे याद है। उन्होंने पूछा था कि ये जम्मू कश्मीर का जो मसला है, पाक अधिकृत कश्मीर का जो मसला है, ये कब हल होगा। तो एस जयशंकर ने क्या जवाब दिया था, जरा वो भी सुन लेते हैं। Actually, we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हम कई स्टेप तो उठा चुके हैं, 370 35 से हटा दिया है। इसके अलावा वहां पर आतंकवाद को भी लगभग न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, चुनाव भी हो गए हैं और भी कई काम हुए हैं। हाँ, अगर पाकिस्तान पीओके को खाली कर दे और वहां से चला जाए तो इस समस्या का भी समाधान हो गया। हम इसी का इंतजार कर रहे हैं। और जहां तक पीओके का सवाल है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि ये कब तक हो जाएगा। और जब ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, तब ही एक अच्छा मौका था, तो पीओके को क्यों नहीं ले लिया गया। तो उसका जवाब तो भारत सरकार की तरफ से भी आ चुका है कि वो दूसरे खोज के लिए ऑपरेशन सिंदूर था। जिस दिन पीओके की बात होगी, पीओके के लिए कोई ऑपरेशन शुरू होगा सेना का, तो तब पीओके ले लिया जाएगा। और एस जयशंकर साहब, राजनाथ सिंह या दो सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख और एयर चीफ, उन्होंने जो कहा है वो तो हमने और आपने सुन लिया। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों भूल जाते हैं, जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान पीओके के बारे में कुछ कहा था। जरा सुन लेते हैं। पाकिस्तान के साथ
न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान केवल पीओके की बात होगी। और जब ये 370 हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को, तब किसको यकीन था इससे पहले कि कभी 370 हट भी सकती है या 35A हट भी सकता है। और सदन का क्या नजारा था 5 को संभवतः लोकसभा में पेश किया गया था, 6 अगस्त को 5 अगस्त को शायद राज्यसभा, 6 अगस्त को लोकसभा। जवाब दे रहे थे अमित शाह लोकसभा में, और कांग्रेस के सदस्यों की तरफ से कुछ टीका टिप्पणियां की गई और कहा गया कि आप इसे लेकर के कुछ ज्यादा ही। तो उसका जवाब किस तरीके से दिया था अमित शाह ने, जरा वो भी सुन लेते हैं। फिर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को अमित शाह ने कहा था कि जान दे देंगे इसके लिए। वैसे मैंने कर्नल अजय रैना से बात की थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से फिर से ये चर्चा चल निकली है कि क्या पीओके को लेकर के या पाकिस्तान पर एक नए सिरे से कार्रवाई करने के लिए कोई तैयारियां चल रही हैं क्या। क्योंकि जिस तरीके से हमारे भाई, केवल नेवी चीफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमारे थल सेना प्रमुख और वायु सेना प्रमुख बोले, या डिफेंस मिनिस्टर बोले, या विदेश मंत्री बोले, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले। वैसे मेरे पास एक वीडियो योगी आदित्यनाथ का भी है, वो भी बोले थे जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, और उन्होंने कहा था, जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने कहा था कि आप अगर ये चुनाव जिता दें, यानी जम्मू कश्मीर में अगर सरकार बन जाए, तो अगले 6 महीने में पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। है आप देखना, आइए सुन लेते हैं। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा था लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव को संबोधित करते हुए। अजय रैना साहब से मेरी बात हुई थी और मैंने उनसे पूछ लिया कि अगर ये होना है तो कब तक। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जब ये हमारे 3 मेन जो अभिरक्षा मंत्री हो गए, हमारे चीफ, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, जब ये बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो इनको समय चाहिए था वो इनको मिल चुका है। जो इन्होंने नया वार करना है, किस स्टाइल में करना है, जैसे आपने अभी मेंशन किया कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर 4-5 घंटे की लड़ाई होनी है, जो मेरा अपना असेसमेंट है। और मजे की बात यह है कि जिसने ठोकना है ना, वो इन दोनों, तीसरा चीफ वो बोल ही नहीं रहा, नेवी बोल ही नहीं रही, जिसको प्रधानमंत्री जी ने प्रॉमिस किया हुआ है। तो थोड़ा सब्र से अगर काम ले, के सब्र का फल मीठा होता है।
बहुत सारे लोग अपसेट रहे कि आप सिंदूर क्यों बंद किया, बहुत सारे इसलिए अपसेट हैं कि अब शुरू क्यों नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने कोई वैल्यू नहीं है इस लंबी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री में। क्या लिखा जाएगा कि हमने पाकिस्तान को के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और उसके लिए जो तैयारी करनी चाहिए वो हो चुकी है। इन बयानों से क्लियरली लग रहा है कि अभी हम क्रीज के बाहर खड़े हैं, एक मौका मिले, और अगर मेरा शैतानी दिमाग से कोई पूछे तो मैं कहूँगा मौका क्रिएट करो, और जब आप तैयार हो तो फिर ठोक दो, आप इंतज़ार ना करो। दूसरा, अगर इसका ये सिग्नलिंग तो पाकिस्तान और हमारे अपने देशवासियों के लिए, अगर आप इसका दूसरा पक्ष देखें तो जैसे अमेरिका, अरब्स, इवन इसराइलीज, कतर, ये जो पाकिस्तान के साथ जफे जुफे डालना शुरू हुए हैं, ये उनको भी संदेश है कि ठीक है भाई, तुम सारे मिल सकते हो, अगर 2-4 साल 5 साल तुम्हें टाइम मिले, तुम पाकिस्तान की पूरी सेना दोबारा खड़ी कर सकते हो, स्ट्रांग कर सकते हो, हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हो, मगर ये मत बोलो कि तुम्हारा जो दोस्त जहाँ पे तुम सारे कन्वर्ज कर रहे हो उसकी कुंजी हमारे हाथ में है। तुम जितने मर्जी एग्रीमेंट साइन करो, जितने मर्जी आप एक दूसरे को वो डिब्बे खोल खोल के मिनरल दिखा लो, जिस दिन हमने इनको मिलिटरली क्रिपल कर दिया पाकिस्तान को, जो कि मेरा मानना है कि जो ये शुरू होगा तो मिलिटरली क्रिपल किया जाएगा, पाकिस्तान की फौज की औकात खत्म कर दी जाएगी। उसके बाद अगर आप ये उम्मीद करें कि बलूचिस्तान इनके दबा रहेगा, केपीके इनके साथ रहेगा, और जो पीओजेके में हो रहा है वो उनके साथ, नो, तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। तो फिर ट्रंप किसको ढूंढेगा रावलपिंडी में, और अपना MBS प्रिंस जो मोहम्मद बिन सलमान, वो सलमान, वो किसको ढूंढेगा, वो देखने की बात है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो ये एक संदेश उनके पास भी दिया जा रहा है कि भैया तुम कर लो, चुस्कियां ले लो, चाबी हमारे पास है। जी अजय जी, अगर मैं ये पूछना चाहूं कि ये स्थितियां कब तक हो सकती हैं, तो बड़ा मुश्किल है इसका जवाब देना, बट अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हमारा जो वॉर फाइटिंग सीजन है वो सर्दियों में होता है। आप 71 का युद्ध देख लें, 65 का युद्ध देख लें, जिस समय में हम गुजर रहे हैं इसके बाद का ये टाइम है जब मानसून चली गई होती है, जो कीचड़ और दरिया नाले जो टैंकों को रोकने का काम करते हैं नेचुरल, बिना दुश्मन के काम किए भी, वो टाइम ख़त्म हो चुका है। और ये जो राजस्थान की गर्मी और जो पासिस, जो JNK के पासिस हैं एल्टीट्यूड वाले, जब वहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है और वहाँ से एक मेजर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आक्रमण नहीं हो सकता, तो ट्रेडिशनली ये हमारा कैंपेनिंग सीजन रहा है। मगर अगर हमने लड़ाई लड़नी है जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में लड़ी, और मेरे को पूरा मतलब मेरी असेसमेंट है कि अगला फेज भी ऐसे होगा, हम अपने सैनिक नहीं मरवाएंगे, हम अपने सैनिकों को पाकिस्तान के अंदर भेजना, लाहौर कैप्चर करना, ऐसे मतलब बलिदान फालतू का जो वो काम नहीं करवाएंगे। तो उसमें फिर कैंपेन सीजन मैटर ही नहीं करता। अगर आपने ज़मीनी फौज आगे भेजनी नहीं है और सब कुछ हवा में होना है, और दर्शकों को ये भी बता दूं कि हवा में ये मतलब नहीं है कि आर्मी नहीं लड़ रही। जो टारगेट पहले दिन वायुसेना ने हिट किए, 9 किए थे शायद ना, उसमें 3 वायुसेना ने किए थे और 6 भारतीय सेना ने किए थे, हमारी स्थल सेना ने। तो थल सेना के पास भी ऐसी मारक शक्ति है कि बिना अपने जवानों को आगे भेजे हुए, आगे में झोंके हुए, हम उनका नुकसान कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा हिस्टोरिकली, तो ये जो अभी से लेके फरवरी तक जो टाइम है, इसमें कभी भी हो सकता है हिस्टोरिकली। और टेक्निकली जैसे हम बोल रहे हैं, जो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें, टेक्निकल तरीके से देखें, लड़ाई लड़ने का तरीका, जो अभी टेक्निक जो लड़ी है, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कब हो सकता है। आई थिंक हम लोग एक ट्रिगर का वेट कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान छाती ठोक के कह रहा है कि हमारी ईस्ट से ट्रिगर होगा और यहाँ से होगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो ट्रिगर हो और ज़्यादा नुकसान हमारा ना हो, तो फिर एक ही स्वाप, अगर ईस्ट में हो रहा तो फिर बांग्लादेश को भी साथ में चेप के आई थिंक वंस फॉर ऑल जो हमने करना कर देंगे। और हमारे प्लानर्स के दिमाग में भी समथिंग लाइक दिस, मैं तो उस लेवल पे नहीं हूँ ना, मुझे वो इन्फॉर्मेशन है, बट एक फौजी होने के नाते एक असेस कर सकते हैं कि अगर आप टॉप लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप अगर बैठी है तो वो क्या करेगी, अपने वल्नरेबिलिटीज़ को ख़त्म करेगी। तो उसमें चिकन नेक हमारी ईस्ट का वल्नरेबिलिटी है, वेस्ट में भी काफ़ी कुछ है, एक चिकन नेक अखनूर के पास भी है। पीओजेके के लिए लोग कहते हैं, तो अगर पीओजेके को इन आइसोलेशन लेना होता तो हम उसके लिए हमें चाइना से लड़ना पड़ेगा। मैं शुरू से कहता हूँ पीओजेके लेना नहीं लेना भी एक डिबेटेबल इशू है पॉपुलेशन के साथ, बट जो पीओजेके में भी हो रहा है जिसके बारे में बात करेंगे, उससे अपने आप पीओजेके टूट जाता है, अलग से कट जाता है पाकिस्तान से। जब हम इनको क्रिपल करेंगे
तो फिर उसकी क्या स्टेटस होगा, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, वो हमारी मर्जी पे होगा। एक लैंड लॉक्ड कंट्री होगी पीओजे जो होगा, अगर इंडिपेंडेंट होता है, लैंड लॉक है, चारों तरफ जमीन ही जमीन है, समुद्र है नहीं, पाकिस्तान को रास्ता देगा नहीं, तो फिर वो हमारे ऊपर ही आएंगे डिपेंडेंट। तो वो सिनेरियो भी बन सकता है, पर कुछ भी कहना अभी थोड़ा सा इसको मैं कहूँगा स्पेकुलेशन के उसमें चला जाएगा। पाकिस्तान की सेना की तरफ से जो बयान आया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना प्रमुख एपी सिंह साहब के बयान के बाद उन्होंने कहा है कि अगर दुश्मनी का एक नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। हम बिना संकोच या संयम के पूरी दृढ़ता से जवाब देंगे। जो लोग एक न्यू नॉर्मल स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने जवाब देने का एक नया सामान्य स्थापित कर दिया है, जो तेज, निर्णायक और विनाशकारी होगा। हंसी आती है इनकी बयानबाजी सुन करके, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का जो फर्स्ट फेज था, उसमें पाकिस्तान की क्या हालत हो गई थी, 4 दिन के भीतर वो घुटनों पर आ गया था। आगे लिखते हैं ये, अनावश्यक धमकियों और लापरवाह आक्रामकता का सामना करने के लिए पाकिस्तान के लोगों और सशस्त्र बलों के पास दुश्मन के क्षेत्र के हर कोने तक लड़ाई ले जाने की क्षमता और संकल्प है। इस बार हम भौगोलिक सुरक्षा की भ्रांति को तोड़ देंगे, भारतीय क्षेत्र के दूर दराज के हिस्सों को निशाना बनाएंगे। वही गीदड़ भभकी। जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बातें हैं, तो भारत को पता होना चाहिए कि ऐसी स्थिति आती है तो मिटना दोनों तरफ से होगा। ये इनको भूलने की बीमारी है वैसे। जो 6 और 7 तारीख की रात को हुआ था, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे, वो पाकिस्तान के अलग-अलग हिस्सों के ठिकाने थे। इनमें कोटली, बहावलपुर, मुरीद के बाग और मुजफ्फराबाद में अटैक किए गए थे। और इसमें लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर, जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर, जिसमें मसूद अजहर के परिवार के भी कई लोग मारे गए, और इसके अलावा हिजबुल का हेडक्वार्टर भी शामिल था। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसका कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।